हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के मीनिंग पे, क्या होता है, कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे प्लेन में रिजॉल्व करते हैं, कैसे 3D रिजोल्यूशन होता है। और इस टॉपिक को पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है कि मोशन इन प्लेन में हमें वेलोसिटी को रिजॉल्व करने में, एक्सीलरेशन रिजॉल्व करने में बड़ा ही आसानी होता है। और फिर एनएलएम, जिसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छे से अगर हम लोग रिजोल्यूशन करना सीख लें तो वहाँ पे फोर्स रिजॉल्व करने में, फोर्स को ब्रेक करने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि वहाँ फोर्स लगता है तो पर्टिकुलर एक्सिस में भाई साहब, कभी एक्स में भी एक्सीलरेशन करना पड़ता है, कभी वाई में भी। कि सारा का सारा टॉपिक आपका तभी अच्छा होगा, तभी मजबूत होगा, तभी स्ट्रांग होगा जब आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आता हो। और हाँ भाई, एक बात तो और है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बढ़ाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा बेसिक से लेके। इस चैनल पे आपको जो भी वीडियो मिलता है बेसिक से लेके अप लेवल तक मिलता है। ऐसा नहीं कि बेसिक सिर्फ बेसिक ही रह जाता, नहीं, बेसिक से लेके एनसीईआरटी लेवल से लेके एचसी वर्मा सर की बुक के लेवल तक का मिलता है। और एडवांस लेवल के इवन हम लोग एयरलेस का भी करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। रही बात ये कि अभी तो इस चैनल पे अपलोडेड वीडियो के सिवाय के जगह पे ऑनलाइन वीडियो आ रहा है, ऑनलाइन आके मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। सो अपलोडेड वीडियो कम है, लेकिन आप मुझे अप्रिशिएट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाओगे, लाइक भी करोगे, तो मैं इतना अप्रिशिएशन पाके तो मैं वीडियो बनाना एक्स्ट्रा मेहनत तो करूँगा भाई साहब, वीडियो तो बनाऊँगा ही, ज़रूर बनाऊँगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और शेयर तो करना ही करना है। और जाते वक्त लाइक और बेल आइकन छोड़ने नहीं है। चलो ठीक है, बाद बाकी हम लोग अब स्टडी कर ले अपने बारे में, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में, तुम्हारे सब्जेक्ट के बारे में और मेरे बारे में, जैसे मेरे चैनल के बारे में। बातें तो हो गई, अब चलते हैं हम लोग स्टडी की ओर। चलो, हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन का मीनिंग समझने के लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर पे। मैं तुमसे पूछना चाहूँगा भाई साहब कि मैं थोड़ा मार्कर ले लूँ, है ना, लेट मी टेक सम मार्कर्स। देन मैंने तुमसे एक चीज पूछा कि जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमारा आएगा एडिशन ऑफ वेक्टर से, और एडिशन ऑफ वेक्टर से वहां से आएगा रिजोल्यूशन। थोड़ा सा ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे मैं चलता हूं। आपको सिखाया गया था, भले ही आपको याद हो चाहे नहीं हो, कि ये तुम्हारा वेक्टर अगर ए हो और ए वाला वेक्टर तुम्हारा बी हो और ए वाला वेक्टर तुम्हारा आर हो, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वेक्टर मतलब आर इज इक्वल टू, या फिर हम लोग उल्टा कह लें, पहले हम लोग क्या कहते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को सर जोड़ने के बाद क्या आता है, वेक्टर आर। आर को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। आर को क्या बोला जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। ए और बी वेक्टर जो इसे हम जोड़ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तुम्हें थोड़ा सा विजुअलाइज करना है कि सपोज करो सिर्फ और सिर्फ कहीं तुम्हें आर वेक्टर दिया रहता, क्या दिया रहता, वेक्टर आर, तो तुम क्या कहते, क्या ये नहीं कह सकते अच्छा आर वेक्टर है तो मैं इसको एक वेक्टर ए मान लूंगा इमेजिनरी वेक्टर और एक वेक्टर बी मान लूंगा और मैं कहूंगा कि वेक्टर ए और बी के मिलने से आर। सो अब इनवर्स में हम लोग क्या कह सकते हैं कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि जो वेक्टर आर है, हम लोग अभी रिजोल्यूशन पे आएंगे, टेंशन वाली बात नहीं। दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि जो वेक्टर आर है वो आर किन दो से मिलके बना है, तो तुमने कहा कि सर किन दो से मिलके बना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी से मिलके बना है। अच्छा, तो कौन कौन सा दो कंपोनेंट है भाई साहब, वेक्टर ए और बी। सो वेक्टर आर को हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, ए और बी के रूप में। दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, किसके, ए और बी के रूप में। यही कहलाता है रिजोल्यूशन, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू देयर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। इसको हम लोग बोलेंगे ये आर किन दो चीजों से मिलकर बना है, तो ए और बी को, तो ए को बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। आर का क्या भाई सब एक कंपोनेंट है। ठीक उसी तरह हम लोग बी को भी क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। सो सीधी सीधी बात तुम्हारे समझ में गई। अच्छा सर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा रहे हो सर, टॉपिक का हेडिंग तो दिया नहीं। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर फर्क पड़ता है क्या, अरे नहीं पड़ता है, मीनिंग समझाया मैंने ना, हाँ, डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स
या वेक्टर इनटू their components splitting of vectors into vector into their components is known as resolution of vector। तुमने डेफिनेशन देखा। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई साहब, एज फॉर एग्जाम्पल वेक्टर आर को मैं तोड़ सकता हूं वेक्टर ए और बी के रूप में, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, हम लोग रिजोल्यूशन के, किसका रिजोल्यूशन किया भाई साहब, वेक्टर आर का। तो वेक्टर आर को हमने तोड़ा वेक्टर ए और वेक्टर बी के टर्म में। तो जिन दो वेक्टर या दो या दो से अधिक वेक्टर से भी मिलकर बना हो सकता है, तो जिन दो या दो से अधिक वेक्टरों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट। जिन वेक्टरों से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। और दूसरी बात मैं तुम्हें क्या बता रहा था भाई साहब, जो बनता है उसी को तोड़ते हैं। मान लो कि मार्कर दो पार्ट से बना है, एक कैप और एक ए वाला पोर्शन, एक पीछे वाला, एक बॉडी और एक कैप। एक बॉडी और कैप से मिलकर बना है, तो जब इसका कंपोनेंट्स बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कैप हुआ और एक बॉडी हुआ। इसके बाद भी हम लोग पार्ट कर सकते हैं, इसको खोल दे तो अदरवाइज हम लोग दो ही, इसके बाद भी कर सकते हैं। चलो सर बॉडी है, बॉडी का उसके बाद नींव वाला पार्ट, नींव के अंदर वाला पार्ट। कुल मिला के सब पार्ट कंपोनेंट्स कहलाएगा। और जब पूरा असेंबल कर देंगे तो वो, अच्छा, असेंबल को तोड़ने का जो प्रोसेस होता है, स्प्लिटिंग होता है, तरीका होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग का तरीका, प्रोसेस ही क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन। अब हम लोग वेक्टर को तोड़ेंगे। फिर सवाल हुआ कि अच्छा सर वेक्टर को तोड़ना जोड़ना तो समझ में आया, थोड़ा एक और मीनिंग से समझाओ। अभी तो तुमने समझाया कि सर रिजोल्यूशन एडिशन ऑफ वेक्टर की ए और बी से मिलकर आर बना है, तो आर को कह सकते हैं ए और बी से मिलकर बना है। सर इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि आर जो है किन दो से मिलकर बना है, ए और बी से। तो ए और बी से मिलकर बना है तो ए और बी को बोलेंगे कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे सर, कंपोनेंट्स। प्लुरल है भाई साहब, कंपोनेंट्स। और इसको मतलब आर को तोड़ेंगे तो दो पार्ट में बटेगा सर, ए और बी। ओके, मैंने कहा ठीक है। आपको मीनिंग थोड़ा बहुत समझ में आया। अब मीनिंग थोड़ा बहुत समझ में आया तो हम लोग रिजोल्यूशन पे चलेंगे। अब रिजोल्यूशन जो है तोड़ने का तरीका है, अब दो तीन तरीका से तोड़ते हैं। एक प्लेन में तोड़ते हैं, वेक्टर जब प्लेन में है तब तोड़ते हैं। और दूसरा जो तोड़ने का तरीका होता है जब वेक्टर हवा में हो, 3D रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन हमें दो तरीका से देख रहे हैं भाई साहब, एक रिजोल्यूशन इन प्लेन या उसको 2D रिजोल्यूशन बोलेंगे, और दूसरा रिजोल्यूशन इन स्पेस जिसको 3D रिजोल्यूशन देंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना मत भूलें, स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। भाई साहब ये टॉपिक बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए, बेनिफिशियल नहीं बहुत ही बेनिफिशियल है। कब, जब हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ, जब हम लोग पढ़ेंगे NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जब हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन, आई मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन, 3D मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं, रेक्टिलिनियर मोशन नहीं, जब हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे तब के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। फिर से एक ही शिकायत आपसे कि सब कुछ देखने के बाद अच्छे से नोट्स बनाना है भाई साहब। नोट्स बनाने के बाद अगर मान लो किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो रिजोल्यूशन का टॉपिक देखने आता है, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना मत भूलना। भूल गए तो फिर कोई नहीं, मैं संतोष करूंगा। चलो ठीक है, मैंने बोला कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं भाई साहब, है ना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का दो पार्ट है सर, अभी आपने बताया है 2D रिजोल्यूशन, और इसको हम लोग बोलेंगे रिजोल्यूशन इन प्लेन में रिजोल्यूशन भाई साहब, या फिर मैं क्या कहूंगा इसको 2D रिजोल्यूशन। दूसरा भाई साहब 3D रिजोल्यूशन और स्पेशियल रिजोल्यूशन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन इन स्पेस। तो ये स्पेस में है, ये 3D में है। अब थोड़ा सा एक और मीनिंग समझते हैं। सपोज करो कि एक वेक्टर है, ये वेक्टर हमारा ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है, ये वेक्टर ए है, और मैं तुमसे पूछूं बताओ बेटा ए वेक्टर ए किधर है, तो तुम कुछ आइडिया तुम्हारे पास नहीं है, पता नहीं सर वेक्टर ए में है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो नहीं है सर, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी नहीं है सर,
तो किधर है, कहीं बीच में। अगर 30 डिग्री हो जाए तो, 45 डिग्री हो तो चलो बीच में कहेंगे, 40 डिग्री हो जाए, 50 डिग्री हो जाए तो कब। तो कहता है कि तोड़ दो फिर सर इस वेक्टर का कुछ ना कुछ प्रभाव एक्स एक्सिस में पड़ेगा और इस वेक्टर का कुछ ना कुछ प्रभाव वाई एक्सिस में पड़ेगा। तो इसी को हम लोग आगे देखेंगे कैसे वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, इसको एक्स कंपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स कंपोनेंट। फिर वेक्टर ए का वाई में कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा जिसको हम लोग वाई कंपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाई कंपोनेंट बोलेंगे। सो हम लोग करके देखेंगे ना प्लेन में, टेंशन वाली बातें। 3D हो सकता है इस वीडियो में 3D कवर ना हो पाए, अगले वीडियो में होगा। और 3D थोड़ा सा टफ होता है, ज्यादा टफ नहीं भाई साहब, थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा। चलो यहाँ तक सबका हुआ, अपने स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो पॉज करके हम लोग प्लेन में रिजोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, इस टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन इन प्लेन, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, 2D रिजोल्यूशन। भाई साहब कौन सा रिजोल्यूशन, 2D। तुमने कहा ओके सर। अब देखो भाई, दो चार चीजें हैं जो आपको मानना पड़ेगा। एक जो पढ़ने का जो तौर तरीका है ना, उसको चेंजिंग। हमने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज भी हमारे चैनल पे है, अपने चैनल पे है, जाके देखो जब मन उब जाए तो। तुम्हारे रिगार्डिंग है, प्रॉब्लम स्टूडेंट प्रॉब्लम रिगार्डिंग ही है, ऐसा नहीं है कुछ अरे यार 24 घंटा पढ़ने का क्या तरीका, 18 घंटा यू कैन डू, तुम पढ़ सकते, अरे कुछ ऐसा नहीं है यू कैन डू वाला बात नहीं। हाँ थोड़ा बहुत जो आपके डेली लाइफ में प्रॉब्लम आता है और शॉर्ट आउट करने का तरीका, यही सब कुछ है। जाके देखो तो फिर लाइक अनलाइक करना है ना, पहले जाके देखो तो सही। चलो मैंने कहा कि अच्छी बात है, और वीडियो को शुरुआत में ही देख के ना मत डिमोटिवेट हो जाना, 1 मिनट 2 मिनट देखना, उसके बाद मजा आएगा। मैंने कहा कि 2D रिजोल्यूशन सिखाऊंगा, 2D रिजोल्यूशन। 2D रिजोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन इन प्लेन। रिजोल्यूशन इन प्लेन, एक वेक्टर दे रखा है, अब प्लेन है भाई साहब, तो हम लोग ऑथेंटिक प्लेन क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस, और ये वाला वाई एक्सिस। अरे हमारे बाप दादा यही एक्सिस मानते आए, यही प्लेन मानते हैं, तो हम भी मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा भी बहुत सारे एक्सिस में प्लेन होता है, एक्स जेड प्लेन होता है, वाई जेड प्लेन होता है, लेकिन अभी एक्स और वाई हम लोग सदियों से पढ़ते आ रहे हैं तो मानेंगे। एक वेक्टर दे रखा है ए, वेक्टर ए है, वो एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ थीटा। अब इस वेक्टर को मैं चाहता हूं कि नहीं भाई साहब, ये वेक्टर का डायरेक्शन ना तो एक्स में दिख रहा है ना वाई में दिख रहा है, मेरा मन है कि इसको एक्स और वाई में कहीं ना कहीं बीचों बीच है, कहीं ना कहीं है, तो इसको एक्स और वाई में डायरेक्शन में तोड़ दूं। क्योंकि मुझे तो पता है भाई साहब, यूनिट वेक्टर में हमने पढ़ाई कर रखा है कि एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस में के कैप, एक्स एक्सिस में आई कैप और वाई एक्सिस में जे कैप। ये तो मेरे को पता है भाई साहब, तुम्हें भी पता है ये सब, तो तुम्हें तो आइडिया है कि चलो सर डायरेक्शन बता दूंगा, लेकिन अभी तो कोई डायरेक्शन नहीं ना। कहेंगे एक्स वाई बाई 2, एक्स आई जे आई प्लस जे बाई 2 डायरेक्शन है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। सो हमने कहा कोई बात नहीं, यहां से यहां तक आप इसको यहां से परपेंडिकुलर खींचो। क्या खींचो, परपेंडिकुलर। जैसे परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड ए मानना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या मान लेते हैं हम लोग, ए। सो ए का अब ट्रायंगल में अलग से ध्यान से देखना है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना है भाई साहब, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना है। ए वाला वैल्यू क्या है भाई साहब तुम्हारा ए, और ए वाला एंगल कितना है, थीटा। चलो मैं साइन थीटा लिखना चाहता हूँ, साइन थीटा। तो तुम क्या कहोगे, परपेंडिकुलर सर अपॉन हाइपोटेनस, तो पी बाई ए। देयरफॉर पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, ए साइन थीटा। तुमने कहा ओके। और अब मैं कॉस थीटा लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना है तुम्हारा भाई साहब, बी मान लो, हाइपोटेनस ए। तो यहां से मैं अगर बी लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ए कॉस थीटा। तुमने कहा हाँ सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला कि ध्यान से देखो, अब इस ट्रायंगल में पी को लिख सकता हूं ए साइन थीटा, और बी को लिख सकता हूं ए कॉस थीटा। तुमने कहा कि सर अगर मैं वेक्टर बता दूं कि सर ए वाला वेक्टर एक मान लो, सर ए वाला वेक्टर मान लो। मैंने कहा वेक्टर कैसे मानोगे, तुम्हें तो अभी मैग्नीट्यूड पता है। तुमने कहा कि सर एक्स एक्सिस में है तो आई कैप,
सर मैग्नीट्यूड तो पता है ना। मैंने कहा हाँ। तो तुमने कहा कि सर मैग्नीट्यूड पता है, तो सर डायरेक्शन जोड़ दो, एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप। तो इसका कुछ स्पेशल नाम देते हैं क्या? तो किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट होता है, जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, उस इफेक्ट, उस प्रभाव का स्पेशल नाम देते हैं एक्स कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट। तो भाई साहब एक चीज बताओ मुझे, एक्स कंपोनेंट हमारा क्या है? इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट हम लोग देंगे ऐसे, ए एक्स, है ना। एक्स कंपोनेंट वेक्टर लगा हुआ है तो क्या लेंगे? एक्स में क्या है? ए कॉस थीटा। देखो ध्यान से, एक्स में क्या है? ए कॉस थीटा। ये तो भाई साहब हमारा मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन क्या होगा? तो आई कैप, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ओके, फिर ए वाई कैसे नाम देंगे भाई साहब? ध्यान से देखें, वाई डायरेक्शन में क्या है? ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। फिर डायरेक्शन जोड़ो, कौन सा कैप? जे कैप। सो ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, जे कैप। अब तुमने कहा कि सर ट्रायंगल्स लो, अभी तो आप बताए हो कि वेक्टर ए, सर मान लो वेक्टर कुछ हो और एक कुछ दूसरा वेक्टर हो, एक कुछ दूसरा वेक्टर है, तो भाई ए वाला वेक्टर हम लोग ट्रायंगल्स लॉ से कैसे देते हैं कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दैट वेक्टर, है ना। तो हम लोग देखेंगे बाय ट्रायंगल्स लॉ। कौन सा लॉ भाई साहब? बाय ट्रायंगल्स लॉ हम लोग क्या कर सकते हैं? बाय ट्रायंगल्स लॉ, ट्रायंगल्स लॉ हम लोग क्या कर सकते हैं? ये जो वेक्टर ए है किन दो वेक्टरों से मिलके बना है? तो ए कॉस थीटा आई कैप, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। याद रखना भाई साहब। देखो देखो तो भाई साहब, जिस वेक्टर ए का डायरेक्शन हमें पता नहीं लग रहा था, उस वेक्टर का डायरेक्शन अब बता सकते हैं कि ए कॉस थीटा का जो ए का इफेक्ट है वो ए का कॉस थीटा वाला पार्ट एक्स एक्सिस में जाएगा, ई का साइन थीटा वाला पार्ट वाई एक्सिस में जाएगा। अब जो डायरेक्शन अननोन था भाई साहब, हमारे लिए वो डायरेक्शन अब नोन हो गया। क्या डायरेक्शन है? ध्यान से देखो तो भाई साहब, एक ये वेक्टर है, मान लो 10 है, तो 10 का कुछ इफेक्ट होगा थीटा के रिगार्डिंग। 10 का मान लो इफेक्ट है 5, इधर हो गया। 10 का कुछ इफेक्ट है 7, उधर हो गया। कुछ और भी हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, समझ रहे हो ना। 5 नहीं हो सकता, कुछ और वेक्टर एडिशन कुछ और का था, बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक उसी तरह याद रखना है, वेक्टर ए का डायरेक्शन हमें नहीं पता लग रहा था, हमने दे दिया डायरेक्शन भाई साहब, वेक्टर ए को तोड़ दिया। किन दो वेक्टर में तोड़ा भाई साहब? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट हमेशा आई कैप के साथ आएगा, वाई कंपोनेंट हमेशा जे कैप के साथ आएगा। तो आपने 2D रिजोल्यूशन सीखा। क्या सीखा? कि कभी भी वेक्टर अगर दिया हुआ है तो उसको तोड़ने के लिए सर मैग्नीट्यूड और थीटा चाहिए। तोड़ने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड और थीटा। जब तक प्रॉब्लम रिगार्डिंग हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमें आइडिया नहीं आएगा। तो थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है ना। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लेके क्या ले लो भाई साहब, आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं क्वेश्चन 2-4 प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तुमने कहा ओके सर मुझे आइडिया है स्क्रीनशॉट लेने का, आप आइडिया देने की आपको जरूरत नहीं है, अच्छी बात है। तो फिर क्या करूं मैं? बोर्ड साफ कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं? अभी ना जाओ छोड़ के कि वीडियो कंप्लीट हुआ नहीं। अरे अभी अभी तो आए हो, 15-20 मिनट पढ़े हो, कंप्लीट कर तो लो जरा। हाँ, कंप्लीट कर तो लो जरा, फिर वेक्टर का लेना तो मजा, है ना। देखो अब मान लो वेक्टर है, दिया हुआ है वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड 10 दिया हुआ है, एंगल थीटा दिया हुआ है तुम्हारा 45 डिग्री। अच्छा चलो नहीं, तुम्हें परेशानी हो जाएगी 45 डिग्री से। चलो मैं एंगल दे देता हूँ 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और तुम्हें बताना है कि चलो वेक्टर बी को तोड़ के बताओ, रिजॉल्व द वेक्टर बी। तुम कहोगे ओह सर वेक्टर बी को रिजॉल्व करने का आसान सा तरीका है सर, अभी आपने बताया बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप, खत्म कहानी सर। मैंने कहा ठीक है, बी का वैल्यू देखो, बी का वैल्यू है 10 और कॉस 30 डिग्री। 10 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ओके, फिर b 10 साइन 30 डिग्री 1/2 जे कैप। ये आई कैप लेना मत भूलना। तो वेक्टर b को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया। कितना? 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो अगर x कंपोनेंट पूछा जाए, कौन सा कंपोनेंट? x कंपोनेंट, तो क्या बताओगे? जो आई कैप के साथ है। आई कैप के साथ क्या है? 5√3
अगर y कंपोनेंट तुमसे पूछे तो क्या बताओगे, जो j के साथ है 5। हमने वेक्टर a को तोड़ा कि नहीं, तो तुम्हें बेसिक आइडिया ये आया कि कभी भी सर वेक्टर रिजॉल्व करना है मेरे को, तो सर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, तभी हम वेक्टर रिजॉल्व कर पाएंगे। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, आई एम वेरी सॉरी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ एंगल भी देना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग वेक्टर रिजॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज सर हमारे औकात की बाहर की बात कर रहे हो आप कि वेक्टर रिजॉल्व कर दो बिना एंगल के, पॉसिबल ही नहीं है। वेक्टर रिजॉल्व हम लोग नहीं कर सकते बिना एंगल के, बात सही है। एंगल पता होगा तभी हम लोग वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वेक्टर हमसे रिजॉल्व होने से रहा। ठीक, तो तुमने कहा ओके सर, एक आध क्वेश्चन और करा दो सर। अच्छा, मैंने बोला कि एंगल कुछ आइडिया मैं देता हूं, ऐसे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारा कराऊंगा जब नेक्स्ट वीडियो में आएगा सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन वेक्टर ऑफ रिजोल्यूशन, तो उस पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन 2-4 क्वेश्चन मैं और प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ध्यान से देखो, सपोज करो कि एंगल हमारा एक्स एक्सिस से ना होके वाई एक्सिस से होता, तो याद रखना भाई साहब, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से होना चाहिए। वाई एक्सिस से दिया हुआ है तो एक्स एक्सिस से निकाल लेंगे, हर हालत में मैं निकालूंगा तभी बताऊंगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हर हालत में क्या करना पड़ेगा आपको, निकालना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तुमने कहा ठीक है। मान लो ये वाला वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर c है, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 10√3, कितना मैग्नीट्यूड दिया है 10√3, और ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री, और मैं कह रहा हूँ चलो वेक्टर c को रिजॉल्व करो। तुमने कहा सर रिजॉल्व करना तो बहुत आसान है कि सर मैं लिखूंगा c cos थीटा आई कैप प्लस c साइन थीटा जे कैप, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा हाँ यही तो गच्चा खाओगे। अब थीटा तुम 30 डिग्री रखोगे, आंसर आएगा एकदम गलत। थीटा हमेशा, थीटा ऑलवेज विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा ऑलवेज विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा ऑलवेज विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ नहीं है तो यू कांट डू such a process, you know, so you have to do a process. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द थीटा इज इक्वल टू, अब बताओ भाई एक क्वाड्रेंट में कितने का एंगल होता है, 90 का। तुमने कहा कि हाँ 90 का। सो अगर एक क्वाड्रेंट में एंगल 90 का होता है तो ऊपर से 30, नीचे से 60 हो गया ना, नीचे से क्या हो गया 60, तो थीटा हमारा क्या हो गया 60 डिग्री। ओके, अब हम लोग थीटा क्या रखेंगे 30 डिग्री, नहीं 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 नहीं, क्या रखेंगे भाई साहब, थीटा रखेंगे 60 डिग्री, तभी होगा। सी का मैग्नीट्यूड दे रखा 10√30, ओहो, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, आहा, प्लस सी 10√3 साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ओहो जाने जाना ये तुझे ढूंढे दीवाना, आई कैप जे कैप ना भूल जाना, आई प्लस ये 5√3 तो 15 जे कैप। अरे कैसे कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन इजी है भाई साहब। सो आपने अभी रिजोल्यूशन सीखा, आपने सीखा कि कैसे तोड़ते हैं, अभी तोड़ना सीखा है भाई साहब, अभी तोड़े हुए को जोड़ना नहीं सीखा है, और टूटे हुए को जब तक जोड़ नहीं देते हैं हमारा 2D रिजोल्यूशन तो कंप्लीट होगा ही नहीं। तो फटाक से टूटे हुए को जोड़ना सीखते हैं, कैसे कंपोनेंट से सिंपल एरो वाले फॉर्म में हम लोग वेक्टर लाते हैं। तो हम लोग क्या नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर, टू गेट द रिजल्टेंट, मतलब अब कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब, कंबाइन करेंगे। ओहो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस भाई दोनों 3D रिजोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आके खत्म हो जाएगा, तब के बाद आएगा तुम्हारा प्रॉब्लम, या 3D रिजोल्यूशन वाले में ही हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे। 3D रिजोल्यूशन बहुत छोटा सा होता है, इसलिए उसी में हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी बस बिना एक आध क्वेश्चन किए आगे जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आए, इसलिए मैंने तुम्हारे आत्मसंतुष्टि के लिए, मेरे आत्मसंतुष्टि के लिए तुम्हें कुछ क्वेश्चन से रूबरू करवाया ना भाई साहब, एकदम करवाया। चल नेक्स्ट, तुमने बोला कि सर अभी अभी आप लिख रहे थे कि वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट था, इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखो सर तो आप लिख रहे थे ए कॉस थीटा, याद है, और वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लिखो तो ए साइन थीटा। मैंने कहा थोड़ा सा रिजॉल्व करो बेटा थोड़ा सा, ए वाला ए एक्स है और ए वाला ए वाई है, और ये वाला वेक्टर हमारा सर ये है। तो मैंने कहा ओहो, देखो पाइथागोरस लगा दो। अब क्या लगाओ, फ्रॉम पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस। जब पाइथागोरस लगा दोगे, इतना खतरनाक सा नाम कौन लेके पैदा लेता है भाई, है ना।
इतना खतरनाक नाम लेके पैदा नहीं होना चाहिए पाइथागोरस साहब को। तो अगर मैं कहूं कि मैं लिखूंगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, चलो क्यों बोल रहा हूं, अरे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट्स ऑल ए स्क्वायर। तुम कहोगे ओके सर इतना से मजा नहीं आएगा, आपको कुछ और करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा मुझे कुछ और करना पड़ेगा, तुमने कहा हाँ सर आपको कुछ और करना पड़ेगा। मैंने बोला कि ठीक है छोड़, देख इधर एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर मत कहो, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, इसको मैं मैग्नीट्यूड के टर्म में एक्स लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तुमने कहा ओके सर। ए वाई स्क्वायर लिखूंगा, मैग्नीट्यूड के मॉड लगा हुआ है मतलब ए वाई का स्क्वायर लिखूंगा, मॉड का मतलब समझते ना, तीर हट जाए तो मॉड हो गया, मॉड मतलब तीर हट जाना, एरो हट जाना। ए वाई का स्क्वायर मतलब ए साइन थीटा का स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तुमने कहा हाँ सर ये तो आप बात पते की करी आपने। मैंने बोला इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तुमने कहा ओके। अगर हम लोग इधर वन मान ले रहे भाई साहब, होता ही है, तो इधर मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। शायद बोर्ड में नीचे नहीं दिख रहा है इसलिए मैं साइड में लिखूंगा, और इसको मिटाते हुए मैं साइड में लिख रहा हूं, आपके पास रिजल्ट आ गया भाई साहब कि ए का फॉर्मूला आया x का कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y का कंपोनेंट स्क्वायर, यही तुम्हारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखना भाई साहब, मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन बना रहा हूं तुमसे कि मान लो तुम्हारा दिया हुआ है कि पता नहीं वेक्टर क्या है, इस वेक्टर का a वेक्टर है, इसका दिया हुआ है 10√3 प्लस 10√3 i कैप प्लस 10 j कैप। तो तुम्हारे पास मैं इसको अच्छे से फ्रेश लिख देता हूं 10√3 i कैप प्लस 10 j कैप। तो आपके पास दो कंपोनेंट है, एक x एक्सिस वाला एक y एक्सिस वाला। तो जब आपके पास दो कंपोनेंट है, अब आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए ऐसे तो क्या लिखोगे रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 10√3 का स्क्वायर, अरे यही नहीं x स्क्वायर, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 10 y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा देखो भाई साहब 300 प्लस 100 खोल मिला के 400 खोल मिला के 20 आया, क्या भाई साहब 20। तो तुम्हें आइडिया आया, तुम्हें तो आइडिया आया ही होगा कि क्या करना है, आइडिया ये आया तुम्हें कि अच्छा सर अब कंपोनेंट को हम लोग जोड़ रहे हैं, पहली दफा हमने तोड़ा है सर, पहली दफा हमने क्या करा है ध्यान से देखो, पहली दफा हमने क्या करा है तोड़ा है, दूसरी दफा जोड़ दिया। तो तोड़ने और जोड़ने का खेल चल रहा है आपसे, तोड़ने और जोड़ने का खेल चल रहा है। तुमने कहा ठीक है सर आप तो वेक्टर ही बना दिए, लेकिन एंगल वेंगल के बारे में कुछ बताओगे। मैंने बोला कि देख इसको इक्वेशन अगर 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले, और मैं कहूं कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड, तुमने कहा ठीक है सर ए लिखेंगे, इधर लिखेंगे ए वाई और इधर लिखेंगे ए एक्स और इधर लिखेंगे सर ए साइन थीटा और इधर लिखेंगे ए कॉस थीटा। ध्यान से देखो कैसे, दो वाला ऊपर है ना तो ए वाई ऊपर, मैग्नीट्यूड एरो ले डूबता है भाई साहब, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। ए वाई और इधर ए एक्स, ए से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एक और फॉर्मूला बन के आएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। इसको भाई नींद में भी याद रखना है, इन दोनों को आपको नींद में भी याद रखना है, इन दोनों फॉर्मूला को कहाँ याद रखना है, नींद में भी बोल रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला कि नींद में ही याद रखना है, नींद में भी याद रखना है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है आपको। सो अभी आज आपने सीखा रिजोल्यूशन। मैं फिर से एक बार रिकैप करा देता हूँ। एक वेक्टर था भाई साहब यूं ही अड़ा पड़ा था, न एक्स में था ना वाई में था। अब रही बात हम लोगों को समस्या आने लगा, तू बेटा या तो एक्स में रहना तो तू वाई में लगा, नहीं मैं वेक्टर हूँ चेंज कैसे करूंगा, मेरा मैग्नीट्यूड है, तू मेरे को चेंज कर देगा। तो साइंटिस्ट का अच्छा बेटा तू अकड़ रहा है, मैं तुम्हें तोड़ूंगा, तुम्हारा कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा एक्स में, तुम्हारा कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा वाई में, मैं तुम्हें तोड़ूंगा और तू टूटेगा। और उसने तोड़ा, एक्स में तोड़ा तो एक्स कंपोनेंट, वाई में तोड़ा तो वाई कंपोनेंट, और कहा ट्रायंगल्स लॉ से तुम्हें जोड़ूंगा भी, ट्रायंगल्स लॉ से तुम्हें जोड़ूंगा भी। तुम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मिलाओगे तो हमारा वेक्टर आर बनेगा, मतलब वेक्टर बनेगा। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक्स में एक्स कंपोनेंट, वाई में वाई कंपोनेंट, और तोड़ने का तरीका एक्स के साथ, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं उसके साथ भाई साहब साइन। ऐसे में अभी तो एक्स को
मान के चल रहा हूँ, फिर जब आपको सिखाऊंगा, जब एनएलएम पढ़ाऊंगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, तब वहाँ एक्स और वाई एक्सिस नहीं आता, कभी इंक्लाइन ऐसे, कभी ऐसे, कभी क्या पता नहीं क्या क्या एंगल बनेगा, उसमें थोड़ा सा माथापच्ची होगा। उससे पहले हम लोग फिर से रिकैप करेंगे अच्छे से, या फिर जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, थर्ड लेक्चर में आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, उस समय भाई साहब मजेदार एनएलएम के हर एक टॉपिक से रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रिजोल्यूशन या हुआ इधर उधर करा देंगे, कब यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि वहां जाके कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो अभी आपने भी देखा बस 2D रिजोल्यूशन। कौन सा रिजोल्यूशन? 2D। जब साइंटिस्ट ने इसको तोड़ दिया है कि एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, आप समस्या हो गया, अच्छा कभी जोड़ भी दो भाई साहब, तोड़ दियो, तो जोड़ने का तरीका देख बेटा, a इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बाद में कोई कॉस थीटा tan थीटा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और tan का वैल्यू आपको पता है। तो आपने देखा ये कैसे हम लोग वेक्टर को तोड़ते हैं और कैसे वेक्टर को जोड़ते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो मैक्सिमम शेयर करो, और इसी तरह से इंफॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरटेनिंग वीडियो भी आपके लिए आता रहेगा, और अच्छे टॉपिक पे अच्छा लेवल का अच्छा कॉन्सेप्ट सब कुछ आएगा। बस आप शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। थैंक यू सो मच।